कहते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग। हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम एक नया नोवेल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दर्दे दिल की तू दवा, जिसे लिखा है ज़ोहरा फरख हसन ने। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आएगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। नोवेल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूल। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं दर्दे दिल की तू दवा। ऑडियो बाय रजिया सुल्तान। मुबीन साहिब के हारन देते ही गेट पर खड़े गार्ड ने उनकी कार को पहचानकर बड़ी फुर्ती से उन्हें सलाम ठोका था और उससे भी फुर्ती से उनकी कार के लिए बड़ा सा लोहे का गेट पूरा खोल दिया। मुबीन साहिब ने मुस्कुरा कर गर्दन मोड़कर पास बैठी अपनी बेटी को देखा, मगर इस वक्त वो उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो तो बस ठूस सी बैठी शीशे के हार नजर आती उस इमारत को देखे जा रही थी। उन्होंने एक सर्द आह भरी और अपनी कार को गेट से अंदर ले आए। समीन बस कार के शीशे के पार नजर आते कई गज पर फैले हरे भरे लॉन और लॉन के बीच में शान से खड़ी उस जदीद तरीके से बनी इमारत को देख रही थी। आज उसी इमारत में रहने वालों से उसके बाबा उसे मिलवाने लाए थे, लेकिन बाबा का मकसद सिर्फ मिलवाना ही होता तो वो सलाम दुआ करके यहाँ से ऐसा भागती कि दोबारा कभी मुड़कर भी इधर का रुख नहीं करती। लेकिन उसे तो यहाँ रहकर अब अपनी बकिया जिंदगी गुजारने की सजा सुनाई गई थी और यही बात उसे अजाब में मुब्तला करके खौफजदा कर रही थी। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को चुबाती वो बहुत बेबसी से इमारत को देख रही थी। दिल तो बस यही कह रहा था वो धारे मार मार कर रोना शुरू कर दे। समीन, क्या सोच रही हो बेटा? हमारी मंजिल आ गई। करीब ही ड्राइविंग सीट पर बैठे बाबा की मेहरबान आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो अपनी सोचों से बाहर निकल आई। अपनी कैफियत छुपाने की कोशिश करते हुए गर्दन घुमाकर उन्हें देखा, साथ ही जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश भी की, मगर वो तो उसके बाबा थे, वही मेहरबान बाबा जिन्होंने जमाने के सर्दो गर्म हवा उसे महफूज रखकर बड़े नाजो नाम से उसकी परवरिश की, जो उसके चेहरे के हर रंग से आशना थे। उसका इस्तराब, उसका खौफ, कुछ भी तो उनकी मोहब्बत भरी आंखों से छुपा नहीं रहा। बेटा, तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? उन्होंने समीन के चेहरे पर छाए खौफ और इस्तराबी कैफियत को पढ़ते हुए बहुत ही प्यार से उससे कहा था। नहीं बाबा, मैं परेशान नहीं हूँ। समीन ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की, मगर चाह कर भी वो उनसे अपने खौफ को छुपा नहीं पाई। अपनी मुस्कुराहट में वो खुशी, वो सुकून ना ला सकी जिसे वो यहाँ आने से पहले मुत्तमीन अंदाज में मुस्कुराती थी, हंसती थी, हर फिक्र से आजाद, हर गम से ना आशना। बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ रहने वाले सब तुम्हारे अपने ही हैं। घबराने की कोई बात नहीं है और ना ही खौफजदा होने की। तुम बिला झिझक और बिना किसी खौफ के यहाँ आराम से रहना। फाइक ने खुद मुझे तुम्हें यहाँ लाने को बोला था। यहाँ रहने वाले सारे मकीन बहुत अच्छे हैं, उनसे तुमको मोहब्बत और अपनापन ही मिलेगा। उसकी फीकी मुस्कुराहट मुबीन साहिब को बहुत दुखी कर गई। वो अंदर से तड़प गए, मगर अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपा कर उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए भरपूर तसल्ली भी बख्श। लेकिन समीन के दिल को चैन कहाँ। समीन बस उन्हें देख रही थी, लबों से एक लफ्ज भी ना निकला, क्योंकि वो जानती थी ये महज दिलासे ही हैं। यहाँ बसने वाले लोग कभी उसके अपने नहीं हो सकते। अगर अपने होते तो क्यों उसे उनके पास छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त रहते? क्यों कभी उसका हाल भी जानने की कोशिश नहीं की? क्यों उसे अपनों के रहते पराए घर में डाल दिया गया था? ऐसे कई सवालात मचल मचल कर उसके दिल में ओधम मचा रहे थे, मगर जुबान से एक शिकवा भी नहीं निकला। इसलिए कि कहीं उसके प्यारे बाबा को उसके सवालों के जवाब देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तरह मत देखो मेरी तरफ। तुम जानती हो तुम्हारा बाबा तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे रहा है। मैं यहाँ रहने वाले हर फर्द से आशना हूँ। सब तुम्हें खुशी खुशी गले लगाएंगे। हमसे ज्यादा तुम्हें यहाँ मोहब्बत मिलेगी मेरी जान। उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से उसका गाल थपक कर वो उदासी से मुस्कुराए।
آپ سے زیادہ مجھے کوئی پیار نہیں دے سکتا بابا، میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا؟ ایک دم سے سارے بند ٹوٹ گئے، ضبط کا دامن چھوٹ گیا اور بے اختیار وہ ان کے گلے سے لگ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بری طرح سے روئی تھی۔ اس کا اس طرح بے بسی سے رونا مبین صاحب کا بھی دل بھاری ہونے لگا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھال کر اس کا سر سہلا کر کہنا شروع کیا، بیٹا زندگی بہت بار ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس آزمائش میں اترنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس آزمائش کا سامنا ہمت سے کریں نہ تو وہ آسان ہو جاتی ہے، اور میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، صابر ہے نا؟ بہت ہی نرمی سے اور پیار سے سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے وہ اس کے آنسو بھی صاف کر رہے تھے اور اسے سمجھا بھی رہے تھے۔ سمین نے روتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ان کے مہربان چہرے پر اپنے رونے سے دکھ اور پریشانی کے سائے ابھرتے دیکھ کر سمین نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس پہلے آپ سے کبھی دور نہیں ہوئی نا، اس لیے رونا آ گیا۔ بڑی مشکل سے مسکرا کر وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ انداز بہت ہی معصومیت بھرا تھا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام کر جھکاتے ہوئے وہاں مشفقانہ بوسہ دیا تھا۔ سمین کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر وہ بولے تھے، دیکھ لینا میری بچی یہاں بہت خوش رہے گی، بس کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فائق کی وجہ سے گھبرانا مت اور نہ ہی رونے دھونے لگنا، ورنہ میں وہاں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا، اور میرے لیے فکر مند تو ہونا ہی نہیں۔ گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اسے دلاسے دیتے اور تاکید کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپکا۔ انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اور میری بیٹی مجھے ویسے ہی ہنستی مسکراتی ملے گی جیسا میں ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، امید سے کہتے ہوئے اس بار انہوں نے اس کا گال تھپکا اور سیدھے ہو کر بیٹھ۔ سمین کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے پھر سے آنسو آئے تھے، جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مبین صاحب نے اس کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا اور سمین کی آنکھوں میں پھر سے آئی اس نمی نے انہیں تڑپا دیا۔ میری بچی، تم ایسے حوصلہ ہارو گی تو تمہارا بابا بہت بے چین رہے گا، وہ کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکے گا؟ ان کی بے بسی پر سمین نے تڑپ کر تیزی سے اپنے بہتے آنسوؤں کو گالوں سے رگڑ کر پونچھ ڈالا۔ چہرہ اٹھا کر بڑے حوصلے سے مسکرا کر مبین صاحب کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کی طرح ہی ہمت اور حوصلے سے یہاں رہ کر ساری مشکلات کا سامنا کروں گی، آپ کے لیے خوش رہنے کی بھی کوشش کروں گی، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے سارے آنسو اندر ہی کہیں اتار کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ مسکرا کر ان سے کہہ رہی تھی۔ مبین صاحب کو وہ ٹوٹی پھوٹی مسکراہٹ تکلیف دے گئی، مگر اس تکلیف کو چھپا کر وہ اپنے چہرے کو بشاش بنا کر مسکرا دیے۔ انشاءاللہ تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ہے جو تم پر کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دے گا، وہ تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دے گا۔ اس کا چہرہ تھام کر انہوں نے بہت یقین سے کہا، اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں کسی کا عکس بھی لہرایا تھا۔ سمین نے مشکل سے مسکرا کر صرف انہیں مطمئن کرنے کے لیے ہاں میں سر ہلایا، ورنہ اسے تو اب یقین تھا اب ان کے بعد کوئی اس کا ایسا اپنا نہیں رہا جو اسے خوشیاں دے سکے، زمانے کی سرد و گرم ہوا سے اسے بچا سکے۔ اندر چلیں اب وہ بولی تو ہاں میں سر ہلا کر سمین بھی ان کے ساتھ ہی کار سے اتر آئی۔ مبین صاحب کار کی ڈگی کھول کر سمین کا سارا سامان نکالنے لگے۔ سمین اپنے اطراف میں دیکھنے کی بجائے بس اپنا سامان نکالتے ہوئے مبین صاحب کے مہربان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی، پتہ نہیں قسمت ان سے پھر ملائے یا نہ ملائے۔ ان کے مہربان اور محبت و خلوص سے بھرے چہرے کو وہ جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی۔ یہی تو وہ چہرہ تھا جہاں اس نے محبت اور اپنائیت کے رنگ کے علاوہ کوئی اور دوسرا رنگ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کیا لگتی تھی وہ ان کی؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ صرف ان کے بچپن کے دوست کی بیٹی ہی تو تھی، کوئی بھی رشتہ نہیں تھا ان سے، نہ نسبی نہ سببی، مگر پھر بھی اسے سگی بیٹیوں سے زیادہ محبتیں دی۔ سارا آنٹی جو بابا کی بیوی تھی وہ بھی تو اس کے لیے ماں جیسی ثابت ہوئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹی کی طرح اس کی پرورش کی تھی، اسے بے حساب محبتیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کی بہترین تربیت بھی کی۔ لیکن سمین کو معلوم نہیں تھا ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، اسے محبتوں کے دیش سے نکل کر اس عمارت میں آنا پڑے گا جہاں اسے نفرتوں کا سامنا کرنا ہے۔
वो नफरत जिसको झेलने की उसके दिल में ताकत ही नहीं, वो तो लफ्ज नफरत से आशना भी नहीं थी। उसकी बदकिस्मती का दौर तब शुरू हुआ जब सारा आंटी को अचानक कैंसर हो गया। बाबा ने उनकी बीमारी का पता चलते ही उनके इलाज के लिए कितने डॉक्टरों को दिखाया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि डॉक्टरों के लाख जतन के बावजूद भी उन दोनों को रोता बिलखता छोड़कर वो महबूबे इलाही से जा मिली। उनके जाने के बाद बाबा अब उसे अपने साथ रखना चाहते तो भी दुनिया समीन को उनके साथ रहने नहीं देती। हम चाहें किसी भी सदी में जी रहे, मगर हमारे समाज का अलमिया था कि ये दुनिया उन्हीं रिश्तों को मानती थी। इस दुनिया ने खुद रिश्ते होने की सनद बख्शी। सबको मालूम था कि समीन मुबीन साहिब की बेटी नहीं, और जब उसका बाप जिंदा है तो वो क्यों उनके साथ रहती है। फिर बाबा के अपने खानदान वाले सबका दिल मुबीन साहिब जैसा वसी नहीं होता कि वो गैर की औलाद को अपने रहमत के दामन में समेट लें। वो लोग बाबा को तो रखने को तैयार थे, मगर समीन को नहीं, और उसके पास यहाँ आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। क्या सोचे जा रही हो बेटा, चलो अंदर चलें। बाबा की आवाज पर वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। जी, एक सर्द आह भर कर वो उनके हमरा सर झुकाए अंदर की तरफ भरी थी। इस महल जैसे घर के लॉन को पार करके जब वो लोग अंदर पहुंचते तो अंदर आते ही मुलाजमा ने उन्हें खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठाकर ये भी बता दिया कि सब लोग किसी खानदानी फंक्शन में गए हुए हैं और रात गए तक किसी के भी आने का इम्कान नहीं था। इस वक्त घर में मुलाजमों के अलावा कोई भी नहीं। कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ इन लोगों का, फाइक को बताकर तो आया था, वो जरूर आता होगा। तुम बैठो, मैं उसे कॉल कर लूं। शर्मिंदा शर्मिंदा से मुबीन साहिब समीन से निगाहें चुराकर कहते हुए वहां से निकल गए। समीन बहुत ही तल्खी से मुस्कुराई थी। उन्हें आना होता तो वो जाते ही क्यों। बाबा आप लाख मुझसे छुपाएं, मगर वो मेरे बाबा कभी नहीं हो सकते। कुछ गुस्से बेजारी भरे अंदाज से सोचते हुए वो जदीद तरीन तर्ज में सजे बेहद खूबसूरत बड़े से ड्राइंग रूम को देखने लगी। चारों तरफ देखते हुए उसके दिल में कहीं से भी स्ताइश नहीं उभरी। उसे तो अपना वही मामूली सा मगर नफासत से सजा छोटा सा ड्राइंग रूम ही पसंद था। उसे रहने के लिए इतना बड़ा महल नहीं, बल्कि एक अपना छोटा सा खूबसूरत घर चाहिए था, जहां बाबा से वो लाड दिखाती, सारा आंटी से फरमाइशें करती रहती थी। अब कहाँ वो सब। समीन ने फिर से आह की सूरत में सांस ली। हैरत तो उसे इस बात पर भी थी कि उसके बाप ने उसका यहाँ आना कबूल कैसे कर लिया, उसे अपने घर में रखने के लिए राजी क्यों कर हो गए। अब तक तो बस दूसरों से यही सुना था कि उसके बाप को उससे बहुत नफरत थी। इतनी नफरत की इकलौती औलाद होने के बावजूद भी ना कभी मिलना पसंद किया ना देखना। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसे मुबीन साहिब को सौंप कर उन्होंने अलग दुनिया बसा ली थी, और अपनी दुनिया भी क्या खूब बसाई। समीर ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अब ऐसे शानदार घर के होते हुए और ऐसी आसाइशों में घिरे हुए कभी बेटी की याद नहीं आई तो क्या गम। बुड़बुड़ा कर उसने अपनी आंखों में आई अनचाही नमी को साफ किया। दिल ना जाने क्यों दुख सा हो गया। बाबा ना जाने कौन सी बात में लगे हुए हैं, उनकी ट्रेन मिस ना हो जाए। फिक्रमंदी से सोचते हुए उसने घड़ी पे नजर डाली। अभी उठकर वो बाहर उन्हें कहने जाती कि सामने से ही मुबीन साहिब आते हुए दिखाई दिए। बाबा आपकी ट्रेन का टाइम हो गया है। तेजी से चलकर उनके पास आते हुए वो फिक्रमंदी से बोली। मुबीन साहिब ने अपनी घड़ी देखी, वाकई उनकी ट्रेन का वक्त हो गया था। फाइक को इतनी कॉल की मगर उसने कॉल पिक ही नहीं की। उनका दिल नहीं मान रहा था कि समीन को ऐसे अकेले छोड़कर चले जाएं। बाबा मैंने कहा ना मैं आराम से रह लूंगी, आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करें, बस वहां जाकर अपना ख्याल रखना मत छोड़ दीजिएगा। टाइम से खाना और टाइम से दवा लेना याद रखिएगा। उनकी उलझन भांप कर वो अपने सारे दुख और अंदेशे छुपा कर मुस्कुरा कर लाड से उनके कुर्ते के कॉलर को दुरुस्त करने लगी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, तुम्हारा बाबा बहुत मजबूर है, वरना कभी अपनी बच्ची को खुद से दूर ना करता। मुबीन साहिब इस बार खुद पर काबू ना रख सके। समीन को गले लगाकर वो पहली बार बेबस हुए। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। समीन को खुद से अलग करते हुए उसका सर थपक कर वो अपने आंसू छुपाते हुए मुड़कर लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से निकलते चले गए। समीन भागकर उनके पीछे जाना चाहती थी, उनसे कहना चाहती थी कि बाबा मुझे भी ले जाएं या एक बार फिर मुझे गले लगा लें, मगर उसके कदम जैसे पत्थर के हो गए। तेजी से आंखों में जमा होते पानी ने सारे मंजर धुंधला दिए। समीन पास पड़े सोफे पर
गिर कर बे आवाज रोई थी। घुटी घुटी सिसकियों की आवाज वहां गूंज रही थी, मगर वहां कोई ऐसा नहीं था जो उसके आंसुओं की वजह पूछता या उसे गले से लगाता। अकेले हो जाने का एहसास, किसी अपने का ना जाने का गम, सब समीन को बुरी तरह से रुला रहे थे। सुनो, डैड के मेहमान आने वाले थे, क्या वो लोग आ गए? कार गेट से अंदर दाखिल करते ही उसने गार्ड से सबसे पहला सवाल यही पूछा था। जी छोटे साहिब, मुबीन साहिब तो शाम के ही वक्त आ गए थे और कुछ देर बैठकर चले गए। गार्ड ने बड़े अदब से उसकी कार का डोर खोलते हुए बताया भी। अच्छा। एलियार बहुत तेजी से कार से उतरा था, अपनी कार की चाबियां गार्ड के हवाले की ताकि वो कार अपनी जगह पर जाकर खड़ी कर दे। वैसे हमेशा वही ये काम करता था। उसे मुलाजमों से हर वक्त काम लेना पसंद नहीं था, मगर आज अंदर जाने की जल्दी थी, इसलिए कार पार्क करने की जहमत गवारा नहीं की और अंदर भरते हुए उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर भी निगाह डाली। उसे पहुंचने में जरा देर हो गई थी, वो अपने रूम में ना चली गई हो। बेचैनी से सोचते हुए उसने बड़ा सा दाखिली दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। फिर वो सीधे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा था। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसकी निगाहें तेजी से सोफे पर औंधे मुंह गिरी रोती हुई उस लड़की पर पड़ी थी। रोने का उसे ऐसे पता चला कि उसकी घुटी घुटी सिसकियां उसके तेज कानों में साफ पहुंच रही थी। अपने घर में रोती वो लड़की कौन थी, ये वो पहचान गया था। ना सिर्फ पहचान गया, बल्कि उसके रोने पर दिल बेचैन सा हुआ था। कदम कदम चलता वो उसी सोफे के पास आ गया जहां समीन सारे जहां से बेखबर बस रोने में मसरूफ थी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं इस तरह से आपके रोने की वजह जान सकता हूँ? सोफे की बैग थाम कर वो जरा सा झुका और रोती हुई समीन से बड़े मुहज्जब अंदाज में नरमी से पूछा। बड़ी फुर्सत से रोती समीन अपने करीब मर्दाना आवाज सुनकर डर ही गई। एक ही झटके से वो सीधी होकर बैठी थी। सारा रोना धोना भूलकर वो आंखें फाड़े सोफे की बैग को पकड़कर जरा सा झुके हुए अदब से सवाल पूछते उस लड़के को देख रही थी। अपने बाबा के जाने के बाद से वो तो रोने में मसरूफ थी और बड़े इत्मीनान से ये सोच कर रोने में मसरूफ थी कि कोई नहीं जो उसे देखेगा या टोकेगा। मगर अब ना जाने ये कौन मौसूफ थे जिन्होंने उसके रोने में खलल पैदा किया था। खौफ की जगह अब आंखों में गुस्सा उतर आया। बेतहाशा सुर्ख होते चेहरे और आंखों में आंसू भरे वो उसे गुस्से से घूर रही थी। सॉरी, मैंने शायद आपको डरा दिया और शायद डिस्टर्ब भी कर दिया। वो जो अभी तक झुका हुआ था समीन को पहले डर से उछलकर बैठते फिर खुद को घूरते देखकर शर्मिंदा सा होकर सीधा हो गया। नहीं, आप तो शायद लड़की देखकर चेक कर रहे थे, देखूं डरती हैं कि नहीं, और डिस्टर्ब तो करना आप लोगों की आदत है। पुराने हीरो वाला हरबा आजमाना छोड़ दें। लड़कियां अब इतनी बेवकूफ नहीं रह गई। अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ कर साफ करके वो उसी अंदाज में उसे घूरती खड़ी हुई। उसका भरपूर तंजिया लहजा एलियार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। एक उसकी मासूम माफी का इतना तगड़ा बेरहम सा जवाब, उसके मुस्कुराने पर समीन जल कर राख हो गई। क्या उसने जोक सुनाया था जो वो बत्तीसी दिखाने लगा? इस तरह डराने के लिए मैंने सॉरी बोला आपको, और मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ना ही डिस्टर्ब करना चाहता था। आपको रोता देखा तो पूछना फर्ज बनता था मेरा, वरना पुराने हीरो वाले कोई जरासीम मेरे अंदर नहीं है। हाँ, नए हीरो वाले हैं, चाहे तो आजमा ले। लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो अब भी बहुत नरमी से अपनी सफाई पेश करने की कोशिश में अपनी बातों से उसे और भी गुस्सा दिला चुका था। अच्छा, तो क्या आप हर किसी से इसी तरह रोने की वजह पूछते हुए फर्ज निभाते फिरते हैं? कोई रो रहा है तो आपसे क्या मतलब? और ये जो नई पुरानी जो भी हीरोगिरी है, इसे निकलवाना मुझे अच्छे से आता है। ओके? समीन को उसकी सफाई और भी जला गई। वो कौन होता है उसे रोने की वजह पूछने वाला? पेशानी के बल कम होने की बजाय और ज्यादा हुए और चेहरे पर गुस्से की लाली। हीरोगिरी को छोड़ो, वो मुझे पसंद नहीं। हाँ, हर किसी से रोने की वजह पूछना मेरा फर्ज नहीं, मगर आपसे पूछने का तो मेरा हक है। मुस्कुराहट छुपाते हुए उसके जूम मैनी जुमले। समीन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे भी तेजी से बोल पड़ा। आप समीन है ना? इस बार वो चौंकी। उसने कैसे पहचाना? जहां तक उसे इल्म था जैसे वो इस घर के हर फर्द से आशना नहीं है।
इसी तरह उसे ये भी यकीन था यहाँ रहने वाले अफराद भी उसे पहचानते नहीं। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं आपसे बेखबर नहीं, और वैसे भी कुछ दिन से आपका ही जिक्र हो रहा है हमारे यहाँ। सुबह मैं भी आपके आने का इतना जबरदस्त जिक्र हो चुका था ना कि पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर इस घर की बेटी होने की हैसियत से इतने हक से तो आप ही यहाँ बैठकर रो सकती हैं। उसके चेहरे को देखते हुए वो जो कुछ भी बोल रहा था समीन के खून में उबाल लाने के लिए काफी था। एहलियार ने अनजाने में उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जी, मुझे अंदाजा है कि कुछ दिनों से मेरा कैसा जिक्र हो रहा होगा, जरूर वैसा ही जिक्र जैसा कुछ दिनों पहले बाबा के घर आप लोगों का होकर मेरी अच्छी भली जिंदगी को गारत कर चुका है। अगर ये जिक्र ही नहीं होता तो मैं यहाँ आपके इस महल नुमा घर में बैठी रो ना रही होती और आप जैसे लोगों की तंजिया बातें ना सुन रही होती। वैसे मुझे भी सुबह में जो मनहूस जिक्र खैर हुआ होगा उसका भी अंदाजा है, उसी का असर देख रही हूँ जो सामने खड़ा सारा हाल बता रहा है। उफ, ये तर तर चलती जुबान, वो दिल ही दिल में कराह का रह गया। उसने अपनी नजर में तो कोई तंज नहीं किया, वो तो तंजिया बातें कर ही नहीं सकता, वो भी सामने खड़ी लड़की से। एहलियार खामोशी से समीन की जुबान के जोहर देख रहा था जो लगातार अब भी उस पर फूल बरसा रही थी। और जो आप कह रही हैं हक से रोने वाली बात, तो मैं इसीलिए रो रही थी कि मैं इस घर की बेटी हूँ तो क्यों हूँ। इस घर की बेटी ना होती तो आज आपकी इस शानदार ड्राइंग रूम में बैठकर मुझे रोना ना पड़ता और तुम आकर मेरे सर पर खड़े मुझे जता नहीं रहते कि कौन है आप और क्यों रो रही हैं। एक तो पहले से ही उसका दिमाग खराब था, इस पर से एहलियार ने बोलकर अपनी शामत बुला ली थी। समीन को भी तो अपना गुबार निकालना था, सो वही सही वो बोल नहीं रही थी बल्कि अंगारे चबा रही थी। अब वो आंखें फाड़े समीन की जुबान की तेजी देख रहा था। उसे तो मजाक में ऐसी बात की थी कि मोहतरमा को इतनी मिर्ची क्यों लग गई कि इतनी खड़ी खोटी सुना रही है। हमदर्दी का इजहार करना जुर्म हो गया मेरा। देखिए, एहलियार ने हाथ उठाकर बड़े अदब से खुद को आंखें दिखाती समीन से अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा। इतनी देर से देखने और सुनने के अलावा कुछ और कर रही एहलियार का बोलना था कि समीन और भी भड़क उठी। उसके यूं भड़क कर बोलने पर एहलियार का मुंह खुल गया। अब तो वो और भी स्पीड से लगातार उस पर अपना सारा गुस्सा उंडेल रही थी। पहले तो आपके खादिम साहिब ने हमें यहाँ बिठाकर आपका इतना खूबसूरत ड्राइंग रूम देखने के लिए छोड़ दिया, तब से अब तक बस यही देखने का काम कर रही हूँ। दूसरा, आप आए हैं सुनाने के लिए जो सुनाए जा रहे हैं, तो अब सुन रही हूँ। उसके चबा चबा कर बोलने पर एहलियार की आंखों में तहय्युर सिमट आया। इतनी देर से मैडम बातें खुद सुनाई जा रही है और इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। बातें सुनाने का उसे समय कुछ खिसकी हुई लगी। हाथ नीचा करके बोलती उसके एक बेचारी देखिएगा इतना लंबा चौड़ा झला बुना जब। खादम? ये खादम कौन है जिसने आपको यहाँ बैठा दिया? हमारे यहाँ तो कोई खादम नहीं। अब उसने भी ठान कर उसे मजे से छेड़ते हुए बड़ी मासूमियत से उसके लाल बभूका होता बेहद हसीन चेहरा नजरों की गिरफ्त में ले लिया। खादम आपके मुलाजिम को बोला मैंने, ज्यादा शोखिया ना बिगाड़े मेरे साथ, सब समझती हूँ मैं। उसकी पेशानी पर हजार बल पड़े। कमर पर हाथ रखकर उसे फिर से आंखें दिखाते हुए दोबारा कहा, खैर मुझे आपके मुंह भी नहीं लगना, बस इतना बता दें मेरे वालिद साहिब जो कहलाते हैं, क्या आज की तारीख में मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है या नहीं? अगर नहीं तो घर में सिर्फ मेरा जिक्र ही ना हुआ होगा बल्कि शायद मेरे ठिकाने का भी आपके इस महल जैसे घर में इंतजाम किया गया हो। तो बराए मेहरबानी बताने की तकलीफ उठाएंगे आप कि मैं अब किस जगह आराम करूं या सारी रात यहीं बैठकर आपके घर को देखती रहूं और आपको सुनती रहूं? सामने खड़े मुस्कुराते उस लड़के को शोला उगलती नजरों से देखते हुए चबा चबा कर बोली। एहलियार की मुस्कुराहट उसे और भी तपा रही थी। ये तो मानना पड़ेगा कि आप वाकई मेरी ही रिश्तेदार हैं। आई लाइक इट, बहुत अच्छा लगा आपका अपनापन। आपने अपना ही समझकर तो इतना सब मुझे सुना डाला, वरना उस नए दौर में कौन है जो आपसे इतने प्यार से बोलता हो? इतनी जली कटी सुनने के बाद भी वो जरा सा भी तो गुस्सा नहीं हुआ, ना ही उसकी पेशानी पर कोई बल पड़े थे, बल्कि बड़ी शरारत से समीन को देखते हुए उससे मुखातिब हुआ। साथ ही अब उसके होंठों पर दबी दबी हंसी भी थी। समीन ने नाक छुड़ाकर उसे घूरा। देखिए, समीन ने उंगली उठाकर उसे वार्न करना चाहा। एहलियार एकदम से हंस दिया और उसकी हंसी ने समीन के खून में उबाल सा उठाया था। उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वो उससे भी तेजी से बोल उठा,
अरे इतनी देर से आपकी आंखों से गुस्से का नूर ही तो फूटता देख रहा हूँ और साथ में मुंह से बरसाए गए अंगारों जैसे फूलों वाले अल्फाज भी सुन रहा हूँ। कुछ और बातें हैं तो वो भी दिखा और सुना दे। वो बनावटी संजीदगी से बहुत मासूमियत से पूछ रहा था, मगर आंखों में साफ शरारत झलक रही थी और हंसी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। समीर ने कुछ कहने की सूरत में बस अपने दांत पीस लिए। ये सब छोड़ें, मुझे चबाने के लिए दांतों को बाद में तेज कर लीजिएगा। अभी आपको बाखबर कर दूं कि डैड से मुलाकात तो मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अभी तक फंक्शन से वापस नहीं आए हैं। क्योंकि आप तो जानती होंगी कि खानदानी फंक्शन तो इतने लंबे चलते हैं कि इंसान बोर होकर भाग आए, जैसे मैं भाग आया। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये फंक्शंस, पार्टी वगैरह, खौमखा की बेहूदगियां। समीन अब हैरत से उसे देख रही थी। वो क्या उसकी रिश्तेदार है या दोस्त जो अपनी पसंद नापसंद बता रहा है? अब आप हैरान क्या हो रही हैं? मुझे वाकई नहीं पसंद फंक्शंस वगैरह। एलियार उसी मासूमियत से उसे देख रहा था। मेरी बला से फंक्शंस पसंद हों या कुल की दावतें, मुझे क्या? मुंह बनाकर बड़ी बेरुखी से जवाब दिया गया। एलियार ने इस बार जोर का कहका लगाया। मनहूस आदमी, समीर ने दिल ही दिल में उसे गाली दी। अच्छा, गाली तो मत दें दिल ही दिल में। समीर ने इस बार ताज्जुब से उसे देखा तो वो शरारत से मुस्कुरा दिया। समीर ने जलकर मुंह फेर लिया। नाराज मत हुए, डैड तो नहीं आ सकते, फिलहाल आप उनके बेटे से ही मिल लें। उसकी हालत से लुत्फअंदोज होते हुए वो शरारत से अपने सीने पर हाथ रखकर उसके आगे झुका। इस बार लफ्ज डैड और बेटे पर समीन ठटकी। क्या वो उसका? समीन सोचते हुए अपने आगे झुके उसके सर को देख रही थी। आप मेरे? समीन बोलते हुए झिझक सी। अल्लाह के वास्ते यही ठहर जाएं, इससे आगे मत सोचिएगा। एलियार ने सीधे होते ही समीन की आंखों में देखकर एकदम से हाथ जोड़े। समीन उसके इस तरह हाथ जोड़ने पर ताज्जुब से उसे देखने लगी। इसे क्या हुआ एकदम से? मुझे बिल्कुल भी अपना भाई मत समझिएगा। काफी सौतेला रिश्ता है मेरे और आपके दरमियान। मैं आपके डैड और मेरे भी बहुत पहले हो चुके डैड की दूसरी बीवी यानी मेरी मम्मी के पहले शोहर यानी मेरे अपने पहले वाले डैड और आपकी सौतेली मम्मी का इकलौता बेटा हूँ, यानी आपके डैड का सौतेला बेटा। लेकिन आपका सौतेला भाई हरगिज नहीं हूँ। शायद उसे आदत थी ज्यादा बकवास की। उसकी अपना और रिश्ता इतना घुमा फिरा कर बताने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे कहने में जुबान घिसती है क्या? उसके बाप का सौतेला बेटा है। समीर ने सोच कर मुंह बना लिया। मुझे भी कोई शौक नहीं आपको भाई बनाने का। उसे सर से पैर तक देखते हुए नाक चुराकर मुंह फेर लिया। अल्लाह का शुक्र है आपको ऐसा कोई शौक नहीं, और मुझे तो सौतेली बहन बनाने का दूर दूर तक कोई शौक नहीं। हम दोस्त हो सकते हैं तो चलें, इसी बात पर मैं आपसे अपना तारुफ ही करवा दूं। वो अब भी उसी शरारती मूड में था। समीर ने जलकर फिर से उसकी तरफ देखा। अभी अभी कोई तारुफ बचा है? वो तंजिया मुस्कुराई। अजी आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसे कैसे तारुफ निकलते हैं हमारे दरमियान। उसकी तरफ जरा सा झुकते हुए उसने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। समीन पहली बार उन सहरजदा आंखों की चमक से नर्वस हुई थी, घबरा कर थोड़ा पीछे हटी थी। एलियार मुस्कुरा कर सीधा हो गया। बाय द वे, ये सब छोड़े, मैं एलियार हूँ। रिश्ता क्या है पहले ही तफसील से बता चुका। अब आप एलियार का मैनी भी पूछेंगे, जैसा अक्सर हर नए मिलने वाले लोग पूछ लेते हैं और मुझे बताना पड़ता है। अजी उर्दू जो सबकी खराब हो गई है, आपकी तो ठीक ठाक लग रही है। फिर भी बता देता हूँ कि एलियार के मैनी है अपने एल का दोस्त और उसका हिफाजत करने वाला। आप भी मेरी हैं, मेरे एल का एक हिस्सा, तो आपकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी। तो फिर चले आपको हिफाजत से आपके ठिकाने तक पहुंचा। एक ही सांस में एलियार ने अपनी बात पूरी करके भूमें उचकाकर उससे शाबाशी मांगी कि कहो कैसी रही। इस बार मुंह खुलने की बारी समीन की थी। उसकी तरफ देखते हुए एलियार जोर से हंस दिया। बेहुदा उसके हंसने पर वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। फिर से गाली दी। इतना तेज कान समीन को हैरत हुई। इतनी मोतजब होने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हवा से खमसा मुझे काफी कव्वी अता फरमाई है। वो इतराया। गालिब की औलाद। उसकी उर्दू पर वो मुंह ही मुंह में फिर से बुड़बुड़ाई। मेरे अब्बा का नाम जैन अली है। दूसरी बुड़बुड़ाहट भी सुनकर फौरन तसीकी। मेरी भला से जैन अली हो या मिर्जा गालिब हो। समीर ने बहुत जलकर उसे सर से पैर तक देखा। वो कौन सी मखलूक था जो उसे लगातार जला भुना रहा था?
लंबी हाइट और परफेक्ट बॉडी, निखरी निखरी सी साफ रंगत, जाज़ब नज़र चेहरे के नकूश, बेहद खूबसूरत काली आंखें जिनमें जगमगाती हुई चमक उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। देखने में वो अच्छा खासा हैंडसम था। अगर उसे इतनी बकवास ना की होती तो समीन को जहर लगने की बजाय ठीक लग सकता था। आप मेरा पोस्टमार्टम मत कर दीजिएगा, मुझे डर लग रहा है इन हसीन शोला उगलती निगाहों से। एलियार ने उसके इस तरह देखने पर शरारत से डरने की एक्टिंग की थी और खुद पर उस पर भी हजार लानत भेजकर समीर ने जलकर मुंह मोड़ ली। अच्छा छोड़ें, बाकी गालियां बाद में दे दीजिएगा, अभी मैं आपके कमरे तक ले चलता हूँ आपको। इस बार एलियार संजीदा हो गया। सारी शरारत परे करके वो इस बार बहुत नरमी से उससे बोला था। उसके एकदम से संजीदा हो जाने पर समीर ने चेहरा मोड़कर फिर से उसकी तरफ देखा। बहुत हो गया मजाक, अब फिर किसी दिन ये मजाक वजाक कर लेंगे। अभी चले, मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। संजीदा मगर बहुत नरमी लिए थी उसकी आवाज। समीर ने शुक्र किया कि वो शराफत के जामिया में आ गया, वरना अब अगर वो कोई और बकवास करता तो उसे उसका सर जरूर फोड़ देना था। इत्मीनान का सांस लेकर समीर ने कुछ दूरी पर रखे अपने सामान को हाथ में लगाया था। वो बोल उठा, आपका सारा सामान मुलाजिम आपके रूम तक पहुंचा देंगे, बस आप आए मेरे साथ। लग ही नहीं रहा था वो वही लड़का है जो अभी तक उसका दिमाग खराब कर रहा था। अब तो बहुत ही मुहज्जबाना और शरीफाना अंदाज था उसका। अपना सामान उठाते हुए उसके हाथ रुक गए। आगे बढ़कर सिर्फ अपना हैंड बैग सोफे से उठा लिया। एलियार उसे आने का इशारा करके आगे बढ़ा तो समीन भी सर झुकाए हुए उसके पीछे हो ली। पहले सीढ़ियां फिर कॉरिडोर पार करके वो एक बंद कमरे के दरवाजे के आगे रुक गए। ये आपका कमरा है? हाथ बढ़ाकर दरवाजे का लॉक खोलकर वो मुड़ा था। अपने पीछे खड़ी समीन की तरफ देखते हुए वो एक तरफ हटकर साइड में हो गया। शुक्रिया, लुटमार अंदाज में शुक्रिया उसके मुंह पर मारकर बिना एलियार की तरफ देखे वो कमरे में दाखिल हो गई। अंदर जाते ही दरवाजा धार से उसके मुंह पर बंद किया गया था। एलियार ने होंठ गोल करके सीटी मारी। अजीब है ये भी, सर झटक कर कहता वो तेज तेज कदमों से चलकर दोबारा नीचे आ गया। हाल में आते ही आवाज देकर उसने सारे मुलाजमों को अपने सामने जमा किया। एक ही लम्हे में सारे मुलाजमीन कतार में खड़े एलियार के हुक्म के मुंतजिर थे। आज ये कौन सी हरकत की तुम लोगों ने? उसने गुस्से से सारे मुलाजमों के चेहरे पर एक करके नजर डाली। मुलाजमीन हैरत में थे कि क्या खता हुई जो छोटे साहिब गुस्सा हो गए, वरना उन्हें तो कभी गुस्सा आता ही नहीं और ना ही वो कभी ऐसे सबको डांटते। मैं समीन की बात कर रहा हूँ, तुम लोगों से। तुम सबको भी खबर हो गई होगी कि समीन डैड की बेटी है, तुम लोगों की छोटी मालकन, फिर भी तुम लोगों ने उनके साथ ऐसी हरकत की। कमर पर हाथ रखे वो सबको घूर रहा था। सब ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। आज के बाद उनकी भी वही हैसियत है जैसी हम सब की। आइंदा आज वाली हरकत फिर कभी ना हो। इतनी देर से वो ड्राइंग रूम में बैठी रह गई और तुम लोगों से इतना ना हुआ कि उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा देते। वो सब पर बरस रहा था। मुलाजमों ने माजरा समझकर अपने अपने सर झुका लिए। आज तो माफ कर रहा हूँ, मगर आइंदा समीन के साथ कोई भी कोताही की तो किसी को भी माफ नहीं करूंगा, समझे तुम लोग? वो काफी गुस्से से इन लोगों को देख रहा था। सब ने एक साथ उसके हुक्म की तामील में हाँ में सर हिलाया। अब बजाय सर हिलाने के अपने अपने काम करो जाकर। इस बार वो नरम पड़ा। और जाकर तुम में से कोई एक समीन का डिनर उसके रूम तक पहुंचा दे। जरूर वो भूखी होगी और तुम लोगों ने पूछा नहीं होगा। उन्हें डिनर देकर उनका सामान भी उनके कमरे में पहुंचा दो, और वो भी फौरन, समझे तुम लोग? उन्हें ऑर्डर देकर वो दोबारा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि समीन का कमरा उसके साथ वाला ही कमरा था। कुछ देर पहले की बात याद करके धीमी सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। यूं ही वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में घुस गया।